गुड आफ्टरनून। जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जितने स्टूडेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हुए आज का जो सेशन है वो बेसिकली उनको डेडिकेट किया गया है, वैसे छात्रों को डेडिकेट किया गया है जो शिक्षक बनकर के समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, यानी कि शिक्षक बनकर के समाज को एक नई दिशा देने की इच्छा रखते हैं। ऐसे छात्र जो सरकारी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है आज का ये सेशन और उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर आया है उत्तर प्रदेश के में, जहाँ पे उन्हें टीजीटी और पीजीटी यानी कि स्नातक स्तरीय शिक्षक और प्रवक्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा और उसी के संबंध में हम लोग आज का जो सेशन है बेसिकली वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को यानी भूगोल विषय के प्रवक्ता को लेकर के और जो टीजीटी है भूगोल विषय को लेकर के उससे संबंधित बातचीत के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जल्द उसके जो टीजीटी और पीजीटी उनकी बैचेस स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होगी। गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। तो जो स्टार्ट होने जा रही है उसी को लेकर के आज हम लोग एक सामान्य परिचय वाला खंड करने वाले हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे और बाकी वैकेंसी से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। कल से जो आपका ये सेशन होगा इसमें कुछ दिन जो शुरुआत के कुछ दिन होंगे, खुश रहिए। कल से जो शुरुआत के जो कुछ दिन होंगे उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब होगा कि जो विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करेंगे, उसे सॉल्व करने की तकनीक को सीखेंगे कि कैसे इफेक्टिव ढंग से ऑब्जेक्टिव को बिना एरर के सॉल्व किया जा सकता है एक्यूरेसी के साथ। इन पर चर्चा होगी। इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से हमें यह भी पता चलेगा कि जो प्रश्न है उसका ट्रेंड क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, यानी कितने कठिन और कितने आसान टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिलेबस से किस किस क्षेत्र से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस क्षेत्र से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये सारी विषयों की जानकारी हमें, ये सारे प्रश्नों की जो उत्तर है हमें तब मिलेंगे जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा और सेशन होगा और कल से हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर डिस्कशन करेंगे अगले कुछ दिन। और जुलाई के पहले सप्ताह से डेमो क्लास के साथ ही चैप्टर यानी कि जो आपका जो सिलेबस में जो दिए गए हैं विषय, उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक कंबाइंड प्रोग्राम होगा जिसमें आपको पता है कि जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में कुछ टॉपिक है जो कॉमन है, कुछ टॉपिक जो पीजीटी में है वो टीजीटी में नहीं है और कुछ टॉपिक टीजीटी में है वो पीजीटी में नहीं है। तो इन सभी को मिला करके जो स्टूडेंट्स इस सेशन से जुड़ेंगे, जिनका पीजीटी भी है और जिनका टीजीटी भी है, ठीक है, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे। उन्हीं दोनों एग्जाम को ही ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा ये सेशन आपका होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग जानते हैं, शुरुआत की चीज़ों को। तो जैसा पता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जारी की गई है और उसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। कहने का मतलब है कि शिक्षकों के दो वर्ग हैं टीजीटी में भी और पीजीटी में, यानी वे कैंडिडेट्स जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और वो कैंडिडेट्स जो बॉयज़ स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। उसमें कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकार ने वहाँ पे देखे तो कुछ शर्तें रखी हुई है, जो चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पता है कि गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स कैंडिडेट जो होगी वही पढ़ा सकती है, गर्ल्स टीचर जो फीमेल होगी, और बॉयज़ वाले में बात करें तो मेल और फीमेल दोनों टीचर्स पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वैकेंसी की क्या स्थिति है, जो नंबर ऑफ सीट्स है आपके विषय की। हम लोग, आपको पता है कि ज्योग्राफी विषय को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, भूगोल को लेकर के। तो भूगोल में क्या स्थिति है वैकेंसी की, कितने पद है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टीजीटी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्नातक स्तरीय जो प्रशिक्षित शिक्षक की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की बात कर रहे हैं। बालक वर्ग जो मेल वाली कैटेगरी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो मेल है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और जो फीमेल है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल वाले में सिर्फ आपको पता है फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमें सभी विषयों पर नहीं जाना है। हम लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं वो इकट्ठा हुए हैं किसको लेकर के, भूगोल को लेकर के। और भूगोल आपको पता है कि सामाजिक विज्ञान वर्ग में आती है। सोशल साइंस की बात करें तो उसमें भूगोल भी एक विषय के रूप में आप रख सकते हैं। किसी दो विषय को आप चुन सकते हैं, उसमें से भूगोल विषय को भी आप रख सकते हैं।
टोटल सीट की बात करें, सीटों की संख्या देखें तो कुल जो पद है वो है 337, यानी 337 पद रखे गए हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की, और जिसमें से आपको दो दो विषय कोई भी कैंडिडेट चाहे तो रख सकते हैं। आप चूंकि भूगोल विषय को लेकर के करेंगे तो आप भूगोल या के साथ साथ एक और विषय के लिए आप 2 विषय के लिए आप पेपर देंगे, ठीक है। इसमें सामाजिक विज्ञान कैटेगरी में बात करें तो 337 सीट जो है, 337 सीट है, उसमें से 156 जो सीटें हैं वो सामान्य वर्ग के लिए है, और जो शेष सीटों की बात करें तो उसमें से जो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीटें आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 77 सीटें आरक्षित है, और उनके अलावा अगर देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी वर्ग के लिए 103 सीटें हैं और 156 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है, और टोटल कुल मिलाकर के देखें तो 337 सीटें हैं। ये टीजीटी यानी कि में सोशल साइंस के लिए है, जिसमें भूगोल के भी शिक्षक होंगे और अन्य विषय भी सोशल साइंस से रिलेटेड जो होंगे, कोई 2 विषय रखने वाले जो सोशल साइंस में अप्लाई करेंगे उन सबके लिए ये सीट है, सिर्फ भूगोल के लिए नहीं है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जाकर के देखें, टीजीटी में ये हो गया, उसके बाद जाकर के देखें तो नेक्स्ट प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग में देखें, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगर हम लोग देखें जो फीमेल कैटेगरी है, उसमें अगर सोशल स्टडी की बात करें या सोशल साइंस की बात करें, सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें भी सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल 46 सीटें हैं, ठीक है। वो कैंडिडेट जो सिर्फ गर्ल्स स्कूल के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए है, और इसमें अप्लाई करने के लिए इसमें मेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ फीमेल वालों के लिए है, ठीक है। इसमें टोटल अगर देखें तो 46 यानी 46 सीटें हैं, और इन 46 सीटों की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, 1 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए है, 17 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, और 28 सीटें सामान्य वर्ग के लिए है यानी जनरल कैटेगरी के लिए। टोटल 46 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो लोग टीजीटी देने जा रहे हैं इस बार, उनके लिए अगर हम लोग देखें तो सामाजिक विज्ञान वर्ग में सोशल स्टडी वाले में देखें तो 337 और प्लस 46, ठीक है, यानी कि अगर देखें तो 383 के आसपास सीटें हैं, ठीक है, 383 के आसपास सीटें हैं, 337 और 46, सीटें हैं। तो सामाजिक विज्ञान वर्ग में 300 टोटल 83 सीटें हैं, जिसमें बालिका वर्ग और बालक वर्ग में 2 भागों में इसको बांटा गया है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, यानी प्रवक्ता की बात कर लेते हैं। तो प्रवक्ता में आपको पता होगा कि इसमें विषयवार आपको जाना है, यानी आप किसी एक विषय को ही चुनेंगे और उस विषय में आपका परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं उनका फिर से जीएस वर्ल्ड में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं, कल से हम लोग जो प्रीवियस ईयर है, अगले कुछ दिन तक प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा का जो प्रारूप है, जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है वो किस तरह से है, ठीक है। तो महेंद्र यादव जी गुड आफ्टरनून, ब्रजेश शुक्ला जी गुड आफ्टरनून, नीभा कुमारी गुड आफ्टरनून, खुशबू, भारती भारद्वाज, अतुल कुमार जी, सभी को गुड आफ्टरनून। अब देखते हैं प्रवक्ता वर्ग की बात कर ले, पीजीटी वर्ग की बात कर ले, तो इसमें भी आपको पता है कि 2 कैटेगरी है, बालक वर्ग और बालिका वर्ग, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में, और इसमें आप अपने विषय के साथ जाएंगे। जो विषय आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी एमए, एमएससी या एमकॉम में जो आपका विषय होगा उस पर आप जाएंगे और उसी विषय के लिए आप अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। गुड आफ्टरनून जो लोग अभी जुड़े हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 51 सीटें हैं, ठीक है। तो टोटल 51 कहने का मतलब भूगोल विषय की प्रवक्ता की बात करें, ज्योग्राफी में लेक्चरर की बात करें तो टोटल 51 सीटें हैं। इसमें से एसटी वर्ग के लिए यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई सीट नहीं है, 9 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रखा गया है, 19 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 23 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग के लिए रखे गए हैं, यानी 51 सीटें बालक वर्ग में भूगोल विषय के प्रवक्ता के लिए है। अब देखते हैं बालिका वर्ग में क्या स्थिति है। तो बालिका वर्ग में सिर्फ 1 ही सीट है भूगोल के लिए और वो भी सामान्य वर्ग के लिए है, किसी अन्य वर्गों के लिए आरक्षित ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के भूगोल प्रवक्ता की बात करें तो
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की बात करें तो टोटल 52 सीटें हैं, 51 प्लस 1 यानी टोटल 52 सीटें आपको भूगोल विषय से प्रवक्ता के रूप में, ज्योग्राफी के लेक्चरर के रूप में आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, तो ये तो हो गई वैकेंसी की स्थिति, नंबर ऑफ सीट की स्थिति। ठीक है, अब जाकर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो आगे जो फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, जो आपका ये क्लासरूम होगा, जो आपकी क्लासरूम प्रोग्राम होगा, उसको लेकर के मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि दोनों कैटेगरी की कंबाइंड आपकी क्लास चलेगी, यानी पीजीटी की भी क्लास रहेगी और टीजीटी की भी क्लास, दोनों की क्लास जो होगी वो ज्योग्राफी विषय की, भूगोल विषय की, वो कंबाइंड होगी। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों वर्ग के लिए क्लास कंबाइंड होगी। एक चीज और बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है या ऐसे कैंडिडेट्स जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, दोनों को ही साथ में अगर क्लास की बात करें तो क्लास का जो लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा और इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में नोट्स बनवाए जाएंगे, यानी कि क्लास में एक लाइन हिंदी और एक लाइन इंग्लिश, एक लाइन हिंदी एक लाइन इंग्लिश, ऐसे करके आपको नोट्स में लिखवाया जाएगा। प्रॉपर एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए जाएंगे और उसमें दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो किसी भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। आपको जो प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा वो भी दोनों ही मीडियम में होंगे और सेम वही मटेरियल होंगे, ट्रांसलेटेड वर्जन होगा उसका, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्लासरूम प्रोग्राम है आपका, उसमें है क्या कि आपको पता है कि कुछ ऐसे टॉपिक है जो टीजीटी में है और पीजीटी में नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो पीजीटी में है लेकिन टीजीटी में नहीं है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि कॉमन है। आगे मैं सिलेबस में भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इन दोनों को जब आप मर्ज कर देते हैं तो जो टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 120 घंटा पर्याप्त होता है। 120 आवर का जो लेक्चर होता है वो सफिशिएंट होता है, इनफ होता है उनको इस विषय में गहरी समझ के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, प्लस क्लास नोट्स मेकिंग के लिए, यानी क्लास नोट्स बनवाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए 120 घंटा पर्याप्त होता है। पीजीटी के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक भी है जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई है, उसका थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को करनी पड़ती है, तो हमें 150 घंटे, 150 से 160 घंटे मान करके चलिए पीजीटी वालों को देने पड़ेंगे, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, विषय को लेकर के उनकी अवधारणा स्पष्ट हो जाए, जो विगत वर्ष में कुछ प्रश्न आए हुए हैं उनके नेचर को जान ले और क्लास नोट्स भी बना ले, तो उनके लिए 160 घंटे पर्याप्त होंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा कि कुछ जिस दिन आपका कोई ऐसा विषय चलेगा जिसमें जो पीजीटी वालों का नहीं है, तो वो चाहे तो उस क्लास को स्किप कर सकते हैं, और ऐसा किसी दिन अगर कोई टीजीटी वाला ऐसा टॉपिक चल रहा है जो पीजीटी में नहीं है, तो पीजीटी वाले चाहे तो उस दिन ब्रेक ले सकते हैं या अपने क्लास को रिवीजन, दोनों साथ में चलेंगे, क्योंकि क्लास में समय का अभाव है, टीचर्स के पास सुबह से शाम तक शेड्यूल होता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा, भूगोल का कोई भी टॉपिक अगर पीजीटी में है और टीजीटी में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा। जैसे सौर मंडल की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो आपको पता है कि टीजीटी के सिलेबस में है, पीजीटी में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप पीजीटी में पढ़ लेंगे, पीजीटी वाले पढ़ लेंगे तो वो नुकसान कर जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो यूजीसी नेट के लिए भी जाएंगे आगे, राइट। चलिए, तो क्लासरूम प्रोग्राम आपको समझ में आ गया कि 160 घंटे पीजीटी वालों के लिए होगा और 120 घंटे जो होंगे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी वालों के लिए होगा। अब बात करें फी की, बात करें तो फी आपका जो है वो 6000 रखा गया, 6000 रखा गया है। जीएसटी विथ इंक्लूडिंग जीएसटी, कहने का मतलब जीएसटी अलग से आपको नहीं पे करना है, 18% जीएसटी इसी में शामिल होगा जब आप इस कोर्स को परचेज करेंगे। और पीजीटी वालों के लिए, अगर टीजीटी वालों के लिए बात करें तो ये 5000 रखा गया इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी 18% जीएसटी आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, इसी कोर्स में शामिल है। संस्थान को लेकर के बात करें तो शुरुआत के, हालांकि जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस समय कहा गया था कि 25 जून तक आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी जो 6000 वाला कोर्स है वो आपको सिर्फ 3000 में, और जो 5000 वाला जो कोर्स है वो आपको सिर्फ 2500 में दिया जाएगा। ठीक है, इस डिस्काउंट को कुछ दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, आप लोग पता कर लीजिए कि और कितने दिन तक ये अवेलेबल रहेगी डिस्काउंट, ये आप लोग संस्थान में कॉल करके, मैसेज करके, बात करके पता कर लीजिए, और उसके बाद जा करके
पूरी फी के साथ ये कोर्सेस आपको अवेलेबल होगी, यानी कि शुरुआती डिस्काउंट के बाद जब आप इस कोर्स में उसके बाद इनरोल करेंगे डेडलाइन के बाद, तो फिर आपको जो पूरी फी है संस्थान के द्वारा 6000 पीजीटी के लिए और 5000 टीजीटी के लिए, वो आपको पूरी फी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। बाकी जो एलिजिबिलिटी है यानी योग्यता की बात कर ले तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होंगे या प्रवक्ता जो होंगे उनके लिए अगर बात करें तो उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट का होना जरूरी है, यानी मास्टर्स डिग्री का होना जरूरी है। और जो टीजीटी है उसमें उनके लिए है कि ग्रेजुएट प्लस बीएड का होना जरूरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो देख लीजिए क्या क्या स्थिति है। बैच की बात कर ले तो बैच की जो स्टार्ट डेट होगी वो होगी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का पहला सप्ताह। मोहित जी खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, तो जुलाई का जो पहला सप्ताह होगा, चूंकि शिक्षक सब अलग अलग बैचेस में व्यस्त है, लेकिन आपके लिए एक अवसर ये है, यहाँ पे बता दूं कि आपको अपने विषय, जिस विषय से आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया है या जिस विषय के आप शिक्षक बन करके समाज में योगदान देना चाहते हैं, एक बेहतर योगदान देकर के समाज को एक दिशा देना चाहते हैं, बच्चों को एक नई दिशा देना चाहते हैं, आपको वैसे टीचर से वो विषय पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा जो वर्षों से सिविल सेवकों को, भावी सिविल सेवकों को ट्रेंड करती रही है। देखिए, जीएस वर्ल्ड आमतौर पर आप लोगों को पता है पूरे भारत में एक ऐसी संस्थान के रूप में जाना जाता है जो संस्थान सिविल सेवा के प्रतिभागियों को, जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ट्रेंड करते हैं और देश के अलग अलग आईएएस के अलावा देश के अलग अलग पीसीएस में उनको ट्रेंड करके, उनको पढ़ा करके भेजते हैं और वो वहाँ पे सफल होकर के अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे शिक्षक जिनको पढ़ाने का, जिनका तरीका, जिनका अप्रोच, विषय को लेकर के जिनकी गंभीर समझ, गहन समझ, तो वो सारी चीज़ों का बेनिफिट आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक सिविल सेवा संस्थान जो तैयारी कराने वाली संस्थान है, जिसका वर्षों से अनुभव रहा है सिविल सेवा क्षेत्र में, एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अभी भी आप लोगों ने आईएएस के एग्जाम में देखे हमारे कई स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, तो उन शिक्षकों से अगर जब आप पढ़ेंगे अपने विषय को, और सिविल सेवा के लेवल के टीचर से जब आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उससे क्या होगा कि आप उस विषय को लेकर के न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आपका जो स्टडी का, जो आपका जो टीचिंग का मेथड है वो भी आप उन टीचरों से सीखेंगे, और जब आप उसको अप्लाई करेंगे अपने स्कूल में तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने शिक्षक समाज में जाने जाएंगे। वहाँ पे आपका योगदान जो है वो बाकी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने शुरू किया है। आमतौर पर एक सिविल संस्थान है, आप लोगों को पता है सिविल सेवा की तैयारी कराने वाली संस्थान है जीएस वर्ल्ड, लेकिन जीएस वर्ल्ड ने ऐसा नहीं किया। जीएस वर्ल्ड ने इसमें भी उत्तर प्रदेश की जो प्रवक्ता है और जो टीजीटी जो है, उन तैयारी कराने के लिए, उन विषयों के लिए भी उन्होंने अपने जो सिविल सेवा की तैयारी कराने वाले जो शिक्षक हैं, उन्हीं शिक्षकों को उन्होंने उतारा है, ताकि छात्रों के बीच में एक अच्छी वो हो सके, शुरुआत हो सके और एक अच्छी पहल हो सके छात्रों को लेकर के, और छात्र जब यहाँ से तैयार होकर के जाए तो न सिर्फ सफलता सुनिश्चित करे बल्कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में भी योगदान दे। ठीक है, तो भूगोल में पढ़ाऊंगा आप लोग को। बैच स्टार्ट आप लोग को पता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का प्रथम जो सप्ताह होगा उसी से आपको डेट बहुत जल्द अपडेट करा दिया जाएगा। तो जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, उसमें ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग जो होगी वो दोपहर की होगी, 3 बजे के आसपास की टाइमिंग होगी। अभी मैं इसलिए आसपास कह रहा हूँ क्योंकि कुछ बैचों को रीशेड्यूल करना पड़ सकता है। शिक्षकों के भी अपने अपने अलग अलग सिविल सेवा की बैच में उनकी जिम्मेदारी है, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए दोपहर को ये क्लास चलेगी लाइव। और जो स्टूडेंट लाइव अगर क्लास किसी कारण से नहीं ले पाते हैं तो वो इस कोर्स में इनरोल होंगे, तो वो कभी भी अपने अनुसार 1 साल तक उनकी वैलिडिटी होती है, और 1 साल तक कभी भी चाहे तो वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस को वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे हाँ ले सकते हैं आप, कोई 2 विषय ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, कोई भी 2 विषय ले सकते हैं टीजीटी वाले। नेक्स्ट, तो सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, यानी कि भूगोल। ठीक है, मैं आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊंगा। अन्य विषय की भी आप लोग देखेंगे तो YouTube पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा जीएस वर्ल्ड से कांटेक्ट कर ले, आपका जो जो विषय है आप अपने अपने विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे नंबर 1 फर्स्ट फीचर तो होगा, वो होगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस।
कहने का मतलब है कि आपको लाइव क्लासेस जो निर्धारित समय होगा उसमें जीएस वर्ल्ड के ऐप पे आप लाइव क्लास देख पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे यूट्यूब पे आप लाइव इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, आप अपना चैट भेज पा रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्वेरीज या आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक उसी तरह से जीएस वर्ल्ड के ऐप पे भी आप उसी तरह से चैट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज, अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ऐसे कोई छात्र जिनको एक लेक्चर में समझ में नहीं आया या किसी कारण से उनकी क्लास लाइव क्लास छूट गई या उनका टाइम सूट नहीं करता है क्योंकि दोपहर में उनकी एंगेजमेंट कहीं और है या जॉब करने वाले हैं, वो शाम को उसी क्लास को कभी भी चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार जो उनके ऐप पे अवेलेबल होगी उसको अपलोड कर दिया जाता है, उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड देखने के साथ ही आप चाहे तो अपने आप डाउट्स भेज सकते हैं। नंबर पे भेजना पड़ेगा क्योंकि लाइव में तो आपको क्या है, तो लाइव में तो आपको चैट बॉक्स पे भेजना पड़ेगा। वैसे आप डाउट्स जो अगर है तो संस्थान के मैनेजमेंट से आप बात कर लेंगे, टीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कभी भी आप समय निकाल सकते हैं टीचर आपके लिए, अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट है तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी। अगर बात करें इस फीचर्स में तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो इसमें आपको मिलेगा प्रिंटेड प्लस क्लास नोट्स। तो क्लास नोट्स का मतलब होगा कि क्लास में जो जो बोला जाएगा आपको उतनी स्पीड में बताया जाएगा। जब आपको पहले समझाया जाएगा टॉपिक को और जब टॉपिक आपके समझ में आ जाएगी तो फिर उन्हीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट कराया जाएगा। नोट कराने के दौरान उतनी ही स्पीड रखी जाएगी दोनों ही भाषा में, जिससे आप आसानी से इन चीज़ों को, उन सारे बातों को जो टीचर आपको बता रहे हैं नोट डाउन करने के लिए, उसको आप अच्छे से नोट कर सके। कुरैशी जी का एक डाउट है कि जिस सब्जेक्ट से एमए किया था उस सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी करनी पड़ेगी क्या? हाँ, इसमें यह है कि जो पीजीटी वाला है, प्रवक्ता वाला है, उसमें आपका एमए में वही विषय जो है उसी विषय से आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में उनमें से जो जो आपके विषय है उसमें से कोई 2 विषय आप लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमए के लिए यह है कि एमए अगर आप जिस विषय में अगर किए हुए हैं उसी विषय से आप उसी विषय के प्रवक्ता के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन में तो आपके कई सारे सब्जेक्ट होंगे तो उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन जिन विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है कोई 2 उसमें से आप चुन लीजिए। ठीक है कुरैशी जी, आगे उसके बाद तो प्रिंटेड की बात करें तो ये तो क्लास नोट्स की बात हो गई, यानी कि टॉपिक को जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी तो एक प्रॉपर स्पीड से आपको टॉपिक नोट कराया जाएगा ताकि आपके क्लास नोट्स बनते रहे। और क्लास नोट्स बनने के दौरान क्या होता है, जब आप चीज़ों को नोट करते हैं तो आपको याद भी होता चला जाता है। ठीक, दूसरा अगर बात करें तो इसका जो फीचर है, एक और फीचर ये है प्रिंटेड नोट्स। तो प्रिंटेड नोट्स की बात करें तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में अवेलेबल है, यानी कि अगर आप इंग्लिश में लेना चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में लेना चाहे तो आपको हिंदी में ये नोट्स आपको आसानी से अवेलेबल संस्थान, अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको संस्थान की तरफ से प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, वेलकम। तो ये हो गया फीचर। तीसरा फीचर क्या है, वैलिडिटी को लेकर के है। तो वैलिडिटी को लेकर के अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी है वो है 1 ईयर, 1 साल। 1 ईयर कहने का मतलब है कि जो आपकी क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो आपको पता है कि पीजीटी वालों के लिए 160 आवर्स है, अप्रॉक्स 160 घंटे है, और 120 घंटा टीजीटी वालों के लिए। अगर ये रेगुलर क्लास ही चलेगी, सोमवार से शनिवार तक लगातार क्लास चलेगी, डेली 2 घंटे चलेगी, तो ये आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो 2.5 से लेकर के 3 महीने के बीच में, कुछ फेस्टिवल्स आ जाए, कुछ और कारण हो जाए जिसकी वजह से 1-2 दिन कई बार क्लासेस ऑफ हो जाती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो 2.5 से लगभग 3 महीने तक, ठीक है, सॉरी 2.5 से लेकर के लगभग 3 महीने तक, ये 3 मंथ्स तक, ठीक है, ये क्लास चलेगी। तो आपका पूरा का पूरा ये कोर्स पीजीटी वालों का भी पूरा हो जाएगा, टीजीटी वालों का। अब सवाल है कि फिर 3 महीने के बाद क्या होगा। अगर कभी आपको इच्छा हो कोई लेक्चर जो आपको समझ में नहीं आया हो, या आपको लगता हो कि किसी लेक्चर को मैं दोबारा देखूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो आप ऐप डाउनलोड किए हुए हैं उस ऐप पे आपको वो सारे लेक्चर की लिस्ट मिलेगी और आप एनरोल स्टूडेंट होंगे तो इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, यानी जितने बार चाहे आप उस क्लास को, उस लेक्चर को 1 साल तक देख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये फीचर्स हो गए आपके। आगे नेक्स्ट
फिर फीचर्स की बात कर ले, कुछ और फीचर्स की बात कर ले, तो कुछ और फीचर्स ये है कि आप डाउट के लिए भी अपने टीचर से बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैनेजमेंट से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट आपको परमिशन दे देंगे, टीचर की टाइम अवेलेबल करा देंगे, वो टीचर से आपकी बात करा देंगे। कभी भी कुछ भी पूछना हो अपने विषय से रिलेटेड तो आप मैनेजमेंट से कॉल करके वो टीचर आपको से कनेक्ट करके आपसे बात करवा देंगे। ठीक है, आमतौर पर होती है कई बार कि कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो ऐसे डाउट्स के लिए जनरली क्लास में अगर 150 घंटे से प्लस की क्लास चलेगी तो शायद ही कोई डाउट बचे, क्योंकि आप लोग मैच्योर स्टूडेंट हैं, आप लोग ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के शायद ही 1-2 ही डाउट होते हैं, और कभी उनका मन कर जाए इस तरह की चीज़ें तो मैनेजमेंट आपसे टीचर से कॉन्टेक्ट करके आपको बात करवा देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे मौके जब भी आएंगे तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये तो हो गई ये 3 फीचर्स हो गए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। लाइव क्लास जो क्लास की टाइमिंग होगी उसमें 1 साल तक रिकॉर्डेड देख सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, क्लास नोट्स भी आपको बनवाए जाएंगे प्रॉपर क्लास में, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ लेक्चर होंगे, क्लास नोट्स भी बनवाए जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए फीचर अलग अलग है, यानी दोनों को नोट्स बनवाए जाएंगे, एक एक लाइन करके लिखवाया जाएगा, और दोनों के लिए दोनों मीडियम में भी अवेलेबल है। मेरे सब्जेक्ट की मैं ज्योग्राफी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, विषय को लेकर के आप लोग थोड़ा पता कर लीजिएगा कि किस विषय में बाइलिंगुअल क्लास है और किस विषय में सिर्फ हिंदी में क्लास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी की बात कर ले तो 1 साल तक आप उस रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। डेमो क्लास की बात कर ले तो जुलाई के पहले सप्ताह से, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपके लिए कुछ जो क्लास होगी, शुरुआती जो क्लास होगी, जैसे कि कई स्टूडेंट्स का ये रहता है कि नहीं आप सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवा रहे हैं और फिर आप जाकर के सीधे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। डेमो हमें कुछ टॉपिक भी पढ़ के देखना है कि पढ़ाने का तरीका क्या है शिक्षक का, हमें समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी कई सारे स्टूडेंट्स के रहते हैं सवाल मन में। तो आपको बता दूं कि शुरुआत के जो 2-3 क्लासेस होंगी वो फ्री यूट्यूब पे इसी तरह से चलेगी, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को ले लेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है, क्या आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ाने के मेथड जो है क्या आपके लिए सूटेबल है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो शुरुआत के जो 2-3 जो मेन लेक्चर जो होंगे, पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास स्टार्ट होगी और वो इमरान सर और एक और सर 2 लोग मिलकर के लेंगे। एक टीचर आपको पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो पार्ट होगा वो पढ़ाएंगे और एक टीचर जो है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 शिक्षक मिलकर के पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेंगे आप लोग का, और दोनों सिविल सेवा के काफ़ी लोकप्रिय टीचर है जीएस वर्ल्ड में। ठीक है, तो सभी विषय के लिए अवेलेबल है, जो जो विषय आप पता कर लीजिए अपने लेवल पे। तो डेमो क्लासेस कहने का मतलब शुरू के क्लासेस जो होंगे वो यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री क्लासेस मिलेगी, तो 2 या 3 जो है वो आपकी डेमो क्लास भी आपको मिल जाएगी, जिसमें हम लोग टॉपिक पे ही सीधे डिस्कशन करेंगे, किसी भी टॉपिक को उठा करके पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए पढ़ना या समझना आसान है कि नहीं इस विषय को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये है शुरुआत के इंट्रोडक्शन या फीचर्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस एग्जाम के लिए हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें सिलेबस क्या क्या है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट जो टीचर है उनके सिलेबस को ले लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। देखिए क्या है कि आपने या तो बीए किया होगा भूगोल में एक विषय के साथ रख करके, ठीक है, या फिर आपने एमए किया होगा भूगोल एक विषय के रूप में। भारत में 1 ही 2 संस्थान ऐसे हैं जहां पे भूगोल एमएससी किया जाता है भूगोल से, ठीक है, हरियाणा में है। बाकी अगर देखें तो भारत के हर भाग में भूगोल जो है ज्योग्राफी वो एक ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट में मानविकी विषय में आता है, जिससे आप एमए कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने एमए किया है भूगोल से या बीए में जिनका भूगोल विषय रहा है तो उन्होंने इस विषय को बहुत विस्तार से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, राइट। लेकिन आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद में आपको किसे पढ़ाना है, तो आपको माध्यमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाना है, ठीक है, और आपको उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाना है, यानी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना है, और हायर सेकेंडरी लेवल यानी +2 लेवल के जो स्टूडेंट है 11th और 12th उनको पढ़ाना है। तो स्वाभाविक रूप से आपके जो एमए में पूरी टॉपिक थी या बीए में जो भूगोल का पूरा जो टॉपिक था वो सारे टॉपिक एज इट इज आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। यही स्मार्ट तैयारी है। कहने का मतलब एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा जाएंगे और आपके एमए के जितनी भी आपकी किताबें थी उनको सब आप अपने लाइब्रेरी से निकालेंगे या फिर कहीं से खरीदेंगे और फिर उन सभी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपकी एलिजिबिलिटी आपके लिए एमए है, कहने का मतलब पीजीटी टीचर के लिए एमए होना न्यूनतम योग्यता है, लेकिन एमए के पूरे सिलेबस को पढ़ना नहीं है। आपको उसमें से क्या करना है, तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ना है। ठीक उसी तरह जो टीजीटी है उसमें अगर बात करें तो उसमें भी
भी यही है कि आपको बीए लेवल का ज्योग्राफी का नॉलेज तो होना चाहिए, यानी कि आपकी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आप जिस विषय के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको पढ़ाना है माध्यमिक यानी हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, 9th-10th वाले बच्चों को पढ़ाना है। तो स्वाभाविक रूप से आपके जो बीए वाले सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक इसमें है, कॉमन है, और कुछ टॉपिक को छांट दिया गया है। तो आयोग ने जो छांट करके जो टॉपिक आपके लिए रखा है, जिस टॉपिक के साथ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उसी को हम लोग सिलेबस कहते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो सिलेबस है आपका वो कैसा है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा जो चयन बोर्ड है उनकी अगर बात करें, जो पीजीटी का सिलेबस है, ये टीजीटी का जो सिलेबस है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि जो माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक है उनके लिए क्या क्या चीजें हैं पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं सिलेबस डिस्कशन में। तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, आपको पता है कि भौतिक भूगोल की बात करें तो इसमें अलग अलग सेक्शन है। उसमें देखते हैं कि भौतिक भूगोल में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, सारा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, क्या क्या चीजें आपके लिए है, टीजीटी वालों को क्या क्या पढ़ना है। तो फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल में अगर आप देखें, इकोनॉमिक्स की भी आप पता कर लीजिए नरेंद्र जी। आगे तो सौर मंडल की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति को लेकर के क्या क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद जाकर के सौर मंडल की क्या स्थिति है और सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, ठीक है। हमारा अर्थ है जो प्लैनेट, अगर हम बात करें जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है उनमें से अगर बात करें तो पृथ्वी की विशेष स्थिति है। तो सौर मंडल में पृथ्वी की क्या स्थिति है, उसकी आकृति कैसी है, यानी पृथ्वी की साइज क्या है, साइज ऑफ द अर्थ। उसके बाद जाकर के शेप ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की आकृति, और उसके बाद मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। आपको पता है 2 प्रकार की गति है पृथ्वी की, एक है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है यानी रोटेशन जिससे दिन रात होता है, और दूसरा अपनी ऑर्बिट पे यानी अपनी कक्षा में रिवॉल्व करती है यानी घूर्णन करती है अराउंड द सन यानी पृथ्वी सूर्य के चारों दिशा में, जिससे ऋतु में परिवर्तन होता है। तो ये चीजें जानेंगे, ये टॉपिक आपके शामिल किए गए हैं। पृथ्वी की गतियों के प्रभाव यानी रिजल्ट ऑफ द रोटेशन, और उसके बाद जाकर के रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन यानी उसका क्या क्या परिणाम होता है, रोटेशन से क्या क्या परिणाम होते हैं, घूर्णन से और क्या क्या। उसके बाद इसी दौरान जो होता है विशेष स्थिति आती है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा और सूर्य के साथ जब एक विशेष स्थिति बनाती है तो कई बार सूर्य ग्रहण और कई बार चंद्र ग्रहण जैसे शब्द आपको सुनने को मिलता है। तो इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन कौन से बल उत्तरदायी है और इनका क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीजें इफेक्ट ऑफ सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जाकर के अक्षांश देशांतर का निरूपण यानी लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इनके बीच दूरियां कितनी होती है, ठीक है, कितनी संख्या में होगी, क्या क्या दूरियां होंगे। उसके बाद जाकर के क्यों इनका निर्धारण किया गया है, अक्षांश रेखाओं से क्या क्या चीजें निर्धारित की जा सकती है, देशांतर रेखाओं से पृथ्वी पे क्या क्या चीजें निर्धारित की जा सकती है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर के ग्लोब पर किसी स्थल की अवस्थिति का निर्धारण यानी कोई भी इंडिविजुअल जो प्लेस है उसकी लोकेशन हम लोग जब डिसाइड करते हैं तो वो करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। जैसे पृथ्वी की अवस्थिति जब हम लोग पृथ्वी पर जब हम लोग भारत की स्थिति की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी सबसे जो उत्तर में है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है यानी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। पृथ्वी सबसे दक्षिण में हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि 6 डिग्री 30 मिनट में है। तो उस अक्षांश रेखा पर स्थित है पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी पृथ्वी जो है वो 37 और 6.5 डिग्री के बीच में है, तो भारत की स्थिति है। तो जब हम लोग बात करते हैं और फिर कहते हैं उत्तरी अक्षांश पर है, भारत पूर्वी देशांतर पर है 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच में पूर्वी देशांतर पे। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या इसी तरह से दूसरे देश की अक्षांश और देशांतर की क्या स्थिति होगी, किसी शहर की क्या स्थिति होगी, कर्क रेखा पे कौन कौन से देश है, कौन कौन से जो देश है जो जहां से मकर रेखा गुजरती है, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा अनिल जी, वो तो अलग विषय है, मैनेजमेंट का वो है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप कौन से शिक्षक से पढ़ना चाहे। संस्थान ने फिलहाल मुझे दायित्व दिया है ये, तो मैं इस विषय के साथ उपस्थित हूँ। बाकी
देख लीजिए मैनेजमेंट से बात करके आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद जाकर के बात करें तो स्थानीय एवं प्रमाणिक समय का निर्धारण, ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो लोकल टाइम जिसको कहते हैं वो कैसे किसी भी जगह पे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे किसी भी जगह पे वो बताया जाता है, निर्धारित किया जाता है। प्रमाणिक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम जो होती है किसी भी जगह का वो कैसे निर्धारित किया जाता है, वो ग्लोब पे आपको घुमा करके बताया जाएगा कि कैसे होती है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है हमारी, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट जिसको कहते हैं, जो पासेस थ्रू जो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से गुजरती है, उनका कहां कहां पे स्थिति उनकी क्या है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों को हम लोग जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद जाकर के इसमें है फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट देख लीजिए, जैसे है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर, ठीक है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़नी है, रॉक्स यानी चट्टाने पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रॉक्स, उत्पत्ति, ओरिजिन एंड टाइप्स, कहने का मतलब चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार की चट्टान होती है, जैसे आपको पता होगा आग्नेयी चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों के आपको टाइप्स भी जानने हैं और तीनों के एग्जाम्पल भी जानने हैं, और आपको देखना है कि किस प्रकार के चट्टान का किस चट्टान में मेटामॉर्फिज्म होती है यानी रूपांतरण होता है, इनको भी उदाहरणों के साथ आपको पढ़ना है। फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी यानी ज्वालामुखी क्रिया के बारे में आपको जानना है कि ज्वालामुखी कैसे बनती है, क्यों ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद इसकी जो इरप्शन होती है, उसका जो उद्भेदन होता है, उसमें 3 प्रकार जो बनती है आपको पता होगा, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी, उसके बाद जाकर के सुप्त ज्वालामुखी और शांत या मृत ज्वालामुखी जिसको कहते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो होती है, उन तीनों प्रकार और पूरे विश्व में उन तीनों के उदाहरण भारत सहित आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाकर के इसके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में बेसिकली 3 जगह पे पाई जाती है, और सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी परिप्रशांत पेटी, उसको भी डिटेल से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे कि भूकंप क्यों उत्पत्ति होती है, विश्व में भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ पे है, भूकंप को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से समझ करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें देख लीजिए बबलू जी कि आपके जो विषय है जो आपने ग्रेजुएशन में लिए हुए हैं, उस विषय में से कोई 2 विषय आप चुनिए, ठीक है, कोई 2 विषय आप चुन सकते हैं अगर आपका भूगोल है तो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जाकर के महाद्वीपों एवं महासागरों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी महासागर और महाद्वीप का वितरण, कितने महासागर है, कितने महाद्वीप है, कहाँ कहाँ पे उनकी स्थिति है, ठीक है, इन चीजों को समझेंगे हम लोग। उसके बाद जाकर के टाइप्स ऑफ माउंटेन यानी पर्वत कैसे बना, पर्वत के कितने प्रकार होते हैं, उनके उदाहरण, विश्व का नक्शा सामने रख करके, वर्ल्ड मैप रख करके एक एक का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे हम लोग, वर्ल्ड की प्लेटू यानी पठार की चेक करेंगे, मैदान की चेक करेंगे, रिवर वैली यानी नदी घाटियों को चेक करेंगे। फिर हम लोग अपर्दन यानी इरोजन के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस होता है, इरोजनल प्रोसेस क्या क्या होती है, इन सारी चीजों को जानेंगे। यहीं पे इन्होंने एक टॉपिक स्पष्ट रूप से दे दिया है, डेविस का अपर्दन चक्र। इन्होंने पैंक के बारे में नहीं दिया है, सिर्फ डेविस के बारे में। और जब आपका मैं टीजीटी और पीजीटी का पेपर अभी देख रहा था तो उसमें डेविस से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो डेविस जो कि अमेरिकन भूगोल वेता है, उनका जो 3 चक्र वाला वो है, 3 स्टेज की जो उनकी अपर्दन चक्र होती है, उनका जो स्टेटमेंट है कि संरचना प्रक्रम का वो होता है, ठीक है, परिणाम होता है स्थलाकृति, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो डेविस को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, डायग्राम बना करके समझेंगे, नदी घाटी की निम्नीकरण यानी कैसे नदी घाटियों का निर्माण होता है, उसके बाद जाकर के जल के द्वारा जो अपर्दन होती है यानी कि बहती हुई नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य होता है उससे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। इसी में समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन को भी दे दिया गया, थोड़ा बहुत कार्टोग्राफी दे दी गई है, और समोच्च रेखाओं के तहत कौन कौन सी प्रमुख आकृतियां होंगी उनकी पहचान करना ये भी दे दिया गया है, कंटूर लाइंस के बारे में। तो थोड़ा सा कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण वाला भी दे दिया गया स्पेशली, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो स्थल मंडल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद लिथोस्फीयर, उसके बाद इंग्लिश वालों को इंग्लिश में ही पूरा लिखवा दूंगा मैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, और मैं नोट्स भी इंग्लिश मीडियम में ही दे दूंगा इंग्लिश वालों को, ठीक है, और क्लास तो बाइलिंगुअल ही चलेगी।
वायुमंडल की बात कर ले, एटमॉस्फेयर की बात कर ले, तो एटमॉस्फेयर का जो है यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन पढ़नी है और स्ट्रक्चर पढ़ना है, यानी वायुमंडल की संगठन और संरचना, संरचना लिखा हुआ है, संगठन आपको पढ़ने हैं। इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे तो निकलेंगे कि कौन कौन से गैस की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर का, कि कौन कौन सी लेयर्स है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और कौन कौन सी परतों की कौन कौन सी विशेषता है, फीचर्स ऑफ द डिफरेंट लेयर। ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोज या थर्मोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन या ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो इन सभी मंडलों की जो ऊंचाई है वो क्या है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, और इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, और कौन सी एक्टिविटी किसमें नहीं हो सकती है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल की संरचना में। उसके बाद जाकर के अगर देखें तो सिलेबस है सूर्यातप यानी इंसोलेशन, सूर्य की जो पड़ती है पृथ्वी पे, जो पड़ती है किरणें, उसको जोड़ करके इसमें पढ़ा जाएगा इंसोलेशन के बारे में। फिर उसके बाद जाकर के तापमान का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। ताप विलोमता की स्थिति कहाँ कहाँ पे उत्पन्न होती है, कैसे होती है। वायु दाब पेटी यानी कि जो प्रेशर बेल्ट है हमारे पृथ्वी पे कहाँ कहाँ बनता है, आपको पता होगा कि जो प्रेशर बेल्ट या वायु दाब बनती है उसी से हमारी पृथ्वी पे 3 अलग अलग स्थायी पवनें चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं सनातन पवन, यहाँ पे कहा गया है, जिसको हम लोग बेसिकली अगर देखें तो इसको हम लोग प्लैनेटरी विंड कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, प्लैनेटरी विंड कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवन होती है। एक को हम लोग पोलर विंड कहते हैं या पूर्वा हवा कहते हैं, ध्रुवीय पवन। एक को पछुआ पवन या वेस्टर्ली कहते हैं, और एक को ट्रेड विंड यानी वाणिज्यिक पवन कहते हैं। तो इन तीनों पवन के बारे में जाननी है। फिर लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवन के बारे में जानना है। विश्व के अलग अलग भागों में स्थानीय कारणों से, लोकल इफेक्ट के कारण लोकल एरिया में कुछ ऐसी हवाएं बनती है जिसका सीमित प्रभाव होता है। जैसे उत्तर भारत के मैदान में मई जून के महीने में मानसून से पहले ड्राई और एकदम से वार्म विंड चलती है, यानी शुष्क और गर्म हवा चलती है, जिसको हम लोग लू कहते हैं, हुई थी। तो वायुदाब पेटी, सनातन पवन कहने का मतलब प्लैनेटरी विंड जिसको कहते हैं, स्थायी पवने, ग्रहीय पवने भी कहा जाता है, और फिर स्थानीय पवन, लोकल विंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। वर्षण की प्रक्रिया यानी कि प्रिसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन के बारे में जानेंगे, और इसमें हम लोग बात करेंगे रेनफॉल यानी वर्षा, पाला, कोहरा, ठीक है, स्मॉग, ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद जाकर के पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार की जो वर्षा होती है, जैसे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन होती है यानी पर्वतीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है, इन वर्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे। विश्व के जो जलवायु प्रदेश है, बेसिकली इसमें 2 बड़े विद्वानों को लिया जाएगा, हालांकि उन्होंने नहीं दिया है, आयोग ने यहाँ पे नहीं लिखा है कि कौन से 2 बड़े विद्वान, तो लेकिन आपको पता है कि 2 बड़े, कोपेन और उसके बाद जाकर के थार्नथ्वेट। ठीक है, कोपेन और जो थार्नथ्वेट है, ठीक है, खुश रहिए खुश रहिए। तो कोपेन और जो थार्नथ्वेट है, 2 बड़े विद्वान हैं जिनको हम लोग लेंगे। उन्होंने विश्व के जलवायु वर्गीकरण, विश्व का जो जलवायु है उसको वर्गीकरण कृत किया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, तो उसको हम लोग ले लेंगे वहाँ पे। डेली मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं और उनके क्या क्या संकेत होते हैं मौसम से संबंधित। देखिए बीपीएस इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, आयोग ने क्या किया है यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है, तो यहाँ पे उन्होंने कार्टोग्राफी को पूरा एक सेक्शन नहीं बनाया है। जो हम लोग जो पढ़ते हैं मानचित्र त्रन, तो कार्टोग्राफी को इन्होंने पूरा एक सेक्शन नहीं बना करके क्या किया है कि कार्टोग्राफी के हर सेक्शन को थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डाल दिया है आपके सिलेबस में। तो देखिए यहाँ पे कार्टोग्राफी की कुछ चीजें डाल दी है, जैसे कि दैनिक मौसम मानचित्र में कुछ संकेत होते हैं उनको। फिर उसके बाद जाकर के यहाँ पे वायुमंडल के बाद ये है जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। तो जल मंडल की बात करें तो इसमें क्या है, महासागरों का उच्चावचन, यानी एक महासागर जब जहां से शुरू होती है महादेश के किनारे से, तो उसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल। डेली ये क्लास चलेगी लेकिन ऐप पे चलेगी। शुरुआत के अभी जो 4-5 ये है, ठीक है, 4-5 जो क्लासेस है वो फ्री रहेगी। शुरू के 3-4 क्लासेस में प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और शुरू की 2 क्लासेस जो होगी वो डेमो क्लास जो होगी वो फ्री होगी। उसके बाद जाकर के मैंने फी स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दिया है, तरीका भी बता दिया है कैसे ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आगे भी सूचना मिल जाएगी, ठीक है। एक गौतम जी आगे नेक्स्ट। तो उसके बाद जल मंडल की बात कर ले, हाइड्रोस्फीयर में तो महासागर का जो
एक महाद्वीप से शुरू होकर के जब महासागर अंदर तक जाती है तो उसमें खाई, ट्रेंच, उसके बाद कटक, उसके बाद जाकर के गहन सागरीय मैदान जिसको डीप सी प्लेन कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद महाद्वीपीय मग्न तट, ये बहुत सारी आकृतियां होती है सागर के अंदर। इसी को उच्चावचन या रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशियन कहा जाता है। तो अलग अलग अगर देखें महासागरों में इनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। महासागर के तापमान को जानेंगे, कौन कौन से कारक होते हैं जो इनके तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। क्षैतिज रूप से महासागरों का तापमान क्या होगा, ऊर्ध्व रूप से क्या होगा। फी बहुत कम रखा गया है, सिर्फ 6000 रखा गया है। पीजीटी के लिए 160 घंटे की क्लास होगी और टीजीटी के लिए 5000 रुपया रखा गया है और वो 120 घंटे की क्लास होगी। अभी फिलहाल 50% उस पर डिस्काउंट भी है, आपको बता दूं, यानी आधी फी है इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी उसी में जीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है जी, एक गौतम जी आगे। दैनिक उसके बाद महासागरीय लवणता यानी जो एक सागर होती है उसके अंदर जो सैलिनिटी होती है, यानी जो उसमें जो ठोस रूप में जो नमक घुला होता है, उसमें आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के रूप में बहुत प्रकार की लवण होती है। तो उन लवणता के सोर्स क्या क्या है, यानी सागर में लवण कहाँ से आया, कितने प्रकार का नमक है, उनका अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, और कहाँ सागर में अधिक लवणता है और कहाँ कहाँ सागरों में कम लवणता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किन कारणों से ये लवणता है, ये सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद महासागरों की धाराएं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी महासागर में गर्म धारा उत्पत्ति होती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ कहाँ पे ठंडी धारा होती है, किस क्षेत्र पे ये क्या प्रभाव डालती है, इनके बारे में बात करेंगे। जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि आपको पता है कि गर्म जलधारा से किसी तटीय क्षेत्र में बारिश हो सकती है, ठंडी जलधारा से अगर वो पूर्वी तट है, पश्चिमी तट है, तो वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। उसके बाद जाकर के ज्वार भाटा, टाइड्स के बारे में जानेंगे, इनकी कैसे उत्पत्ति होती है, क्या क्या वैज्ञानिक कारण है, इनकी उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों ने अलग अलग कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, थ्योरी रिलेटेड टू टाइड्स, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे यहाँ पे। फिर बायोस्फीयर यानी जैव मंडल की बात कर ले तो इसमें ये टीजीटी का सिलेबस डिस्कशन हो रहा है। जो लेट से जुड़े हैं एक बार मैं फिर से उनको बता दूं कि ये टीजीटी का सिलेबस है। तो इसमें देखें तो जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर, तो उसकी संरचना क्या है, ठीक है, उसके बाद जाकर के स्ट्रक्चर क्या है उसकी, कितने प्रकार की विश्व में वनस्पति होती है, ठीक है, उसके बाद जाकर के टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका विश्व वितरण क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और वन्य जीव जंतु जो है वो क्या क्या स्थिति में है, ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग जैव मंडल में जानेंगे। और उसके बाद जाकर के मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी, तो मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, ह्यूमन इन्वायरमेंट जो आपस में इंट्रैक्शन है या रिलेशन है, उनको जानने का प्रयास करेंगे, इनके थ्योरी पार्ट को जानेंगे। रेटजेल के इस संबंध में क्या क्या विचार है वो जानेंगे। डेविस का, विलियम मॉरिस डेविस जो कि अमेरिकन ज्योग्राफर है, उनका क्या विचार है। कुमारी सैंपल जो कि अमेरिकन भूगोलवेता थी, उनका क्या विचार है। हंटिंगटन का क्या विचार है। वाइडल डीलॉ ब्लॉस जो कि आपको पता होगा कि कहाँ के विद्वान है, तो वो है आपका फ्रांस का, उनके बारे में जानेंगे। जीन ब्रून्स के बारे में जानेंगे और ग्रिफिथ टेलर के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि यहाँ पे आयोग ने थोड़ी स्पेलिंग निफिस टेलर लिख दिया है, ग्रिफिथ टेलर है जो कि ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता है, ठीक है, उनका मत जो है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसमें यही सबसे क्वेश्चन आता है उनके विचार। विश्व में जनसंख्या की वृद्धि की क्या स्थिति है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। लेटेस्ट आंकड़ा ले लेंगे हम लोग एकदम से, इसका यूएनओ का आंकड़ा ले लेंगे। उसके बाद जाकर के ह्यूमन रेसेस यानी मानव जो प्रजाति है, कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई, कितने प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, विश्व में उनका वितरण है, कैसी स्थिति है। कॉकेशस कॉकेसस जिसकी सबसे ज्यादा संख्या, उसके बारे में। मंगोलाइड प्रजाति, उनके क्या क्या लक्षण है, विश्व में उनकी क्या स्थिति है, और अन्य भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जैसे कि निग्रोइड प्रजाति है, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आदिम जनजाति यानी वर्ल्ड के कौन कौन सी जनजाति कौन से देश में पाई जाती है, उन सभी के बारे में, जैसे माउरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद जाकर के रेड इंडियंस जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं, तारतार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, पिग्मीज कहाँ पे पाए जाते हैं, चिनूक जनजाति कहाँ पे, ये सॉरी चिनूक कह रहे, रेड इंडियंस कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के माया पीपल्स जो होते हैं, माया जनजाति, वो कहाँ पे, ये सारी चीजें, उनका वितरण क्या है, उनकी स्थिति क्या है, एस्किमोज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। बुशमैन जनजाति कहाँ पे, ये सारी चीजें। अवधेश कुमार जी नमस्ते। नमस्ते।
चलिए, उसके बाद जाकर के देखिए बुशमैन दिया ही हुआ है स्पष्ट रूप से, जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, डेजर्ट में। एस्किमो जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में भी पाया जाता है और कनाडा के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है, और ग्रीनलैंड को लैंड ऑफ एस्किमो कहा जाता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। किर्गिज जनजाति जो कि आपको पता होगा कि मध्य एशिया में पाई जाती है। मसाई जो कि आपको पता होगा कि तंजानिया नाम का देश है अफ्रीका में, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ का एक मसाई जनजाति का एक लड़का किली पॉल नाम है, जो कि इंडियन हिंदी मूवीज पे रील बनाता है, हिंदी सिनेमा गानों पे आपने देखे होंगे किली पॉल को। तो वो मसाई जनजाति है, इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। सेमांग जनजाति के बारे में भी हमें पढ़ना है विशेष संदर्भ में। तो जनजातियों का भी नाम इन्होंने दे दिया है, उनका भी डिटेल हमें करना है। ये टीजीटी का सिलेबस है। मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट, तो इसमें ग्रामीण और नगरीय, ग्रामीण अधिवास की क्या स्थिति है, पर्यावरण से उनका क्या वो संबंध है, विश्व ये जो बड़े बड़े नगर है उनकी क्या स्थिति है, इनके बारे में हम लोग अधिवास भूगोल यानी ह्यूमन ये सेटलमेंट ज्योग्राफी में जानेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर ले, आर्थिक भूगोल की बात कर ले हम लोग, तो आर्थिक भूगोल में अगर देखें तो प्रमुख फसल जो है वर्ल्ड में क्या स्थिति है, कौन कौन से देश में चावल होती है, प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं, इनकी उत्पादन की दशा क्या क्या होनी चाहिए, गेहूं के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, कपास के कौन कौन से हैं, गन्ना के, चुकंदर, चाय, कहवा यानी कॉफी, रबड़, ठीक है। विश्व में मत्स्यन की स्थिति क्या है, मछली की स्थिति क्या है, फिशिंग की। उसके बाद जाकर के दूध उत्पादन की क्या स्थिति है, खनिज और ऊर्जा, खास करके कोयला, पेट्रोलियम, आयरन ओर यानी लौह एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, इन सब की क्या स्थिति है, इनके बारे में हमें जाननी है, ठीक है। उसके बाद जाकर के विश्व में जो उद्योग है उसमें हमें लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानने हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है आयोग की तरफ से। सूती वस्त्र की स्थिति क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद जाकर के पेपर इंडस्ट्री, उसके बाद जाकर के तेल शोधन होगा यानी रिफाइनरी इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जाकर के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य की बात करें तो किंकी प्रदेश, रूर प्रदेश आपको पता है जर्मनी का क्षेत्र है, कैंटन, संघाई जो कि चाइना का क्षेत्र है, यंगयांग, ब्राजील का पठार जहां पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, और उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो नेटाल प्रांत है जहां पे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उनके बारे में। विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग की क्या स्थिति है, जैसे सबसे बिजिएस्ट अगर ओशियन रूट की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक रूट है। उसके अलावा विश्व में कई सारे ऐसे नहर है जो व्यापारिक मार्ग की भूमिका निभाता है, जैसे आपको पता है सू कैनाल यानी सू नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर। उसके बाद निकारागुआ जो एक देश है वो भी एक नहर बना रहा है पनामा कैनाल के विकल्प के रूप में, उनके बारे में जानेंगे। विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्ग के बारे में जानेंगे, साउथ चाइना सी वाला जो रूट है, नॉर्थ अटलांटिक रूट, नॉर्थ पैसिफिक रूट, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। कैप होप, गुड होप रूट, इन सब के बारे में जानेंगे, समुद्री जो मार्ग है उनके बारे में। और फिर वर्ल्ड के जो पत्तन यानी कि वर्ल्ड के जो पोर्ट्स है उनके बारे में जानेंगे, जैसे संघाई पोर्ट, सिंगापुर पोर्ट। भारत कई सारे देशों के साथ मिलकर के अलग अलग देशों में पोर्ट बना रहा है, जैसे म्यांमार में सितवे बंदरगाह बना रहा है। भारत ने ईरान में आपको पता होगा चाबहार पोर्ट बनाया है। चाइना ने भी पाकिस्तान में आपको पता होगा ग्वादर पोर्ट बनाया है। हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण श्रीलंका में किया है। विश्व में और भी बहुत सारे पोर्ट है, जैसे कैपटाउन है, जैसे कि सेंटोस बंदरगाह है, जैसे न्यूयॉर्क बंदरगाह है, लंदन बंदरगाह है, ठीक है, एम्स्टर्डम है। इन सब के बारे में हम लोग उनकी लोकेशन क्या है, एक एक चीज को मानचित्र में समझ करके ऐसे करके समझेंगे कि चीजें एकदम से याद हो जाए आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें भारत का भूगोल है, टीजीटी वाले में देख लीजिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, इसमें क्या स्थिति है देख लीजिए। तो इसमें भारत के भूगोल में भारत की स्थिति दी गई है, स्थिति विस्तार यानी इंडिया की लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे संबंधित कहाँ कहाँ पे विवाद है, जैसे कि मैकमोहन रेखा पे विवाद है, एलओसी पे विवाद है, एलएसी पे विवाद है, पेंगोंग लेक के पास विवाद है, ठीक है। उसके बाद जाकर के आपको पता होगा कि सर क्रीक में विवाद है, कोरी क्रीक में विवाद है, 24th पैरेलल जो है वहाँ पे लड़ाई है। तो कई सारे जगह है जैसे जहाँ पे सीमा को लेकर के विवाद है, ठीक है। इन सभी चीजों को जानेंगे। जैसे मैं कल ही देख रहा था तो एक जगह पे सीमा विवाद से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि डोकलाम को लेकर के पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। पिछले साल 2021 के एग्जाम में जो टीजीटी वाला है उसमें, पीजीटी वाले उसमें डोकलाम को लेकर के पूछा है। तो संबंधित सीमा विवाद कहाँ पे विवाद है और किसके किसके साथ ये विवाद है भारत का, ये भी पूछ लेता है। फिर हिंद महासागर के आर्थिक और सामरिक महत्व क्या क्या है, इंडियन ओशियन का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया, तो इसका क्या क्या सामरिक महत्व है। तो सामरिक महत्व कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। आपको पता है कि क्वाड देशों का गठन इसीलिए किया गया है, भारत अन्य 3 देशों के साथ मिलकर के मालाबार
बार एक्सरसाइज कर रहा है, आपको पता होगा। आर्थिक महत्व यह है कि हिंद महासागर जो है वो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के साथ साथ कई प्रकार के खनिज संसाधन का स्रोत है, भारत के लिए तो खास करके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। स्वरूप उसकी क्या स्थिति है, भारत का स्वरूप, उसके बाद भारत में जल प्रवाह यानी कि भारत में नदियों की क्या स्थिति है, ड्रेनेज सिस्टम वो पढ़ेंगे। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या उसकी विशेषता होती है। भारत की जो जलवायु प्रदेश है ये भी कोपेन के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, कोपेन, थॉर्नथवेट, आरएल सिंह के अनुसार। फिर भारत में मिट्टी की स्थिति क्या है, आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर आप देखेंगे तो 8 प्रकार की मिट्टियों में विभाजित मृदा भारत में बताई गई है कि 8 प्रकार की मृदा है। उनका कौन कौन से क्षेत्र में वितरण है, उनका क्या आर्थिक महत्व है, उनकी क्या कंपोजिशन है, ये सारी चीजें देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति की क्या स्थिति है, निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन जो भारत में हो रही है, तेजी से वनों का विनाश हो रहा है, उनको लेकर के जानेंगे। बाढ़ की समस्या जानेंगे, फ्लड के बारे में जानेंगे। सॉइल इरोजन कई क्षेत्रों में आपने देखे होंगे, जैसे कि चंबल के क्षेत्र में मिट्टी का तेजी से अपरदन हो रहा है, इन सारी समस्याओं को हम लोग जानेंगे। कृषि में हम लोग बात करेंगे कि अनाजों के उत्पादन प्रगति से जुड़ी हुई उनकी समस्या, कौन कौन से अनाज में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश सहित इंक्लूडिंग यूपी। उसके बाद हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन कब लाया गया, क्यों लाया गया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन थे, क्या इंपैक्ट पड़ा उसका, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन से क्षेत्र में लाए गए, कौन से प्रमुख व्यक्ति थे, क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या स्थिति है। नील क्रांति लिखा हुआ इसमें क्रांतियां, कहने का मतलब है कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो कि मछली से संबंधित है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या स्थिति है इन सबके। और ये जो सारे अनाज है इनका वितरण और उत्पादन यानी चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन, चाय, भौगोलिक वितरण यानी कहां कहां पे इनका उत्पादन होता है, प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, और उसके बाद जाकर के उत्पादन की उनकी जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग उनके उत्पादन की क्या स्थिति है। ठीक है। भारत में के भूगोल में और भी चीजें हैं, जैसे खनिज संसाधन से जुड़ी हुई कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस हाल ही में आपने देखे होंगे। फिर भारत में कोयला की क्या स्थिति है, किन किन राज्यों में प्रमुख उत्पादन है होता है, कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है भारत में, किसकी क्या स्थिति है। उसके बाद जाकर के ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक सोर्स, कहने का मतलब है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, उसकी तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ, तो उसकी क्या स्थिति है ये जानेंगे। उसके बाद जाकर के बहुस्तरीय बहुउद्देशीय योजनाएं यानी मल्टीपर्पज जो डैम बनाई जा रही है, प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना, कौन कौन से नदी पे कौन सी परियोजना बनी है, लाभान्वित या बेनिफिटेड स्टेट कौन कौन से हैं, लाभान्वित राज्य, उनके बारे में जानेंगे। उनसे जुड़ी हुई पर्यावरणीय समस्या क्या क्या आ रही है, भारत में कौन कौन से उद्योग, प्रमुख उद्योगों की क्या स्थिति है, लौह इस्पात, वस्त्र, चीनी, कागज, सीमेंट, एल्यूमिनियम उद्योगों का वितरण कहाँ पे है, क्या क्या समस्या है उनके साथ। भारत में जनगणना की बात करें तो नया रिपोर्ट नहीं आया है, तो पुरानी जनगणना के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं, फिर जाकर के परिवहन के साधन यानी हमारे पास कौन कौन से, जैसे भारत में सड़क की क्या स्थिति है, हाईवेज की क्या स्थिति है, हाईवे को लेकर के जो लेटेस्ट कुछ परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में जानेंगे, रेलवे की क्या स्थिति है, बंदरगाहों की क्या स्थिति है भारत में, आंतरिक जलमार्ग यानी इनलैंड वाटरवेज की क्या स्थिति है, इनके बारे में जानेंगे, और भारत के प्रमुख नगर वगैरह सब के बारे में जानेंगे, और भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो ये है आपका टीजीटी का सिलेबस, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो 2 विषय रखेंगे और टीजीटी के रूप में अप्लाई करेंगे, यानी जिनको सेकेंडरी स्टूडेंट को पढ़ाना है सेकेंडरी लेवल के, उनके लिए ये सारे सिलेबस है। अब देखिए जब आप पीजीटी के सिलेबस पे आते हैं तो आपको इसी में से कुछ टॉपिक आपको कॉमन दिखाई देता है और कुछ जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है और थोड़ा सा लेवल जो है उसका हाई हो जाता है। हालांकि लेवल लगभग बराबर ही है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो उसमें वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन ये आ जाता है कि टीजीटी में आपको ज्योग्राफी का थॉट नहीं पढ़ना है, भौगोलिक जो चिंतन है, ज्योग्राफिकल थॉट है वो आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन जब आप पीजीटी के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप पीजीटी के लिए पढ़ते हैं तो आपको ज्योग्राफिकल जो थॉट है, भौगोलिक जो चिंतन है, यानी भूगोल एक विषय के रूप में प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जब एक विषय के रूप में भूगोल का विकास हुआ तो कौन कौन से दौर से गुजरा, इस दौरान किन किन देश के भूगोलवेताओं की भूगोल के विकास में क्या क्या भूमिका रही, ठीक है, भारतीय भूगोलवेता की क्या भूमिका थी, यूरोप में जर्मन भूगोलवेताओं की क्या भूमिका थी, उसके बाद जाकर के फ्रांस के ब्रिटेन के, अमेरिकी भूगोलवेताओं के, अरबी भूगोलवेताओं की क्या क्या भूगोल में भूमिका रही थी, ठीक है, कुछ विचारधाराएं भूगोल में पनपी, उसके विषय को लेकर के, उसके समझ को लेकर के, उसके अन्य चीज़ों को लेकर के, उन सारी चीज़ों में द्वंद्व है, द्वैतवाद है, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए स्पष्ट रूप से सिलेबस में
छोटा सा दे दिया गया है कि एक विषय के रूप में जो भूगोल का विकास हुआ उसमें अलग अलग विद्वानों के कंसेप्ट। तो हुम्बोल्ट लिखा हुआ है, हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जर्मन भूगोलवेता की। कार्ल रिटर, रेटजेल, हैटनर, डेविस, विडाल डीलॉब्लॉस, कार्ल सावर, पीटर हैगेट, जिन्होंने नगरीय भूगोल पर काम किया है, आपको पता होगा, अर्बन ज्योग्राफी पे काम किया है, यानी अधिवास या सेटलमेंट ज्योग्राफी पे काफी काम किया है। विलियन वुंगी, हार्वे स्मिथ, इन सब के बारे में क्या क्या विचार है और भूगोल में इनके क्या क्या योगदान है। उसके बाद जाकर के भूगोल में कुछ संकल्पनाएं जिसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं हम लोग, नियतिवाद या निश्चयवाद या प्रकृति निश्चयवाद इसको कहा जाता है, डिटर्मिनिज्म, उनके बारे में कौन कौन इनके समर्थक है, उनके क्या विचार है। पॉसिबलिज्म यानी कि संभववाद, कौन कौन इनके समर्थक है, क्या क्या विचार है। नियो डिटर्मिनिज्म की बात करें, ग्रिफिथ टेलर की बात करेंगे, अन्य विद्वानों की इसमें बात करेंगे। और जो पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद, कारक जो हाल के डेट में उभरा है, इन चारों विचारधाराओं को लिया गया है। यानी ज्योग्राफिकल थॉट या भौगोलिक चिंतन जो एक आप लोगों ने जो एमए लेवल पे पढ़ा होगा उसी का ये पार्ट है और उसी में से कुछ सेलेक्टिव चीजों को लिया गया है। आप यहां देख लीजिए, अरब भूगोलवेता के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट दे दिया है कि भूगोल के विषय के रूप में जब विकास होता है तो कौन कौन से विद्वान की क्या योगदान है और क्या संकल्पना है। सेलेक्टिव पढ़ना है, एमए में तो पूरा का पूरा आप लोगों ने एक पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल थॉट ही पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगर हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या स्थिति है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे कि भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, और इसमें क्या क्या है तो पीजीटी में उन्होंने अलग अलग सेक्शन में इसको बांटा है। पहला लिया है स्थल मंडल यानी लिथोस्फेयर। इसमें कुछ टॉपिक बढ़ जाएंगे टीजीटी की तुलना में। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें पृथ्वी की तीनों परतों के बारे में जानने हैं, उनकी मोटाई के बारे में जाननी है, उनकी संरचना यानी किन किन पदार्थों से बनी है उनके बारे में जानना है, और क्या क्या उनकी स्थिति है, किस किस विद्वान के अनुसार, स्वेस के अनुसार क्या स्थिति है, ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक है। पृथ्वी की अलग अलग परतों के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। भूमंडल का निर्माण लिखा हुआ है, यानी भूपटल का निर्माण होगा यहाँ पे, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है उसका निर्माण कैसे हुआ है उसको लेकर के। खनिज एवं चट्टाने, ठीक है, जो रॉक्स है वो सेम है, पीजीटी और टीजीटी में ये कॉमन है। भू संचलन एक अलग टॉपिक है जिसमें वलन होती है, भ्रंशन होती है, अलग अलग कारणों से पृथ्वी पे फोल्ड होती है, फोल्ट बनती है, इनके बारे में। ज्वालामुखी चैप्टर कॉमन है टीजीटी वालों के साथ, भूकंप भी कॉमन है टीजीटी वालों के साथ, उससे रिलेटेड सिद्धांत पूछ दिया है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ना है। वलन और भ्रंश जो कि उसी का विस्तार है, भू संचलन का विस्तार है, और उससे क्या क्या आकृति बनी। अपर्दन चक्र की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से नाम डेविस नहीं लिखा है, यानी आपको यहाँ पे डेविस और पेंक दोनों के बारे में पढ़ना है। वहां पे सिर्फ डेविस लिख दिया था, अपर्दन चक्र नहीं लिखा था, तो यहाँ पे आपको डेविस पेंक पढ़नी है। उसके बाद जाकर के ग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जल होती है, वो कास्ट क्षेत्र में पानी जब अंदर जाती है तो कोई ना कोई आकृति बनाती है, आपको पता होगा, ठीक है। केव या गुफा वगैरह सब बनते हैं, कंदरा स्तंभ बनती है, केव पिलर बनती है, स्टेलेक्टाइट बनती है, स्टेलेग्माइट बनती है, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपको जानना है। वायु यानी हवा जब रेगिस्तान में यानी कि शुष्क क्षेत्र में बहती है तो उससे विभिन्न प्रकार के अपर्दन और निक्षेपण से आकृति बनती है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। तो वायु से निर्मित आकृति, स्थलाकृति, अपर्दन के दूत है, ये सब के सब वो पढ़ना है। समुद्र के जो तट होते हैं उसमें समुद्री लहरों के द्वारा कई सारे आकृति अपर्दन और निक्षेपण से बनती है, इसको भी पढ़ना है। और हिमनद से कौन कौन सी आकृति बनती है ये भी पढ़ना है। तो अपर्दन के दूत के रूप में 1 2 3 4 ये जो चारों दूत है इनकी क्या स्थिति है, कौन कौन सी आकृति अपर्दन से बनाएंगे और कौन सी आकृति निक्षेपण से, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, पीजीटी में। अब पीजीटी के सिलेबस में वायुमंडल की बात कर ले, एटमॉस्फेयर की, तो उसमें है संरचना यानी कंपोजिशन, ये ठीक है, संरचना यानी स्ट्रक्चर, वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, तो ये कॉमन है। सूर्यातप, इंसोलेशन, ये कॉमन है, लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दिया, हिट बजट, यानी जब सूर्य से पृथ्वी को उष्मा की प्राप्ति होती है तो उसकी निश्चित मात्रा जो है वो अलग अलग रूप में वापस अंतरिक्ष में लौटती है, उसी को हम लोग हिट बजट या उष्मा बजट कहते हैं। तो उष्मा बजट एक पीजीटी में अलग से जोड़ दिया है, टीजीटी में नहीं है। तापमान का क्षैतिज एवं लंबवत वितरण, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका उसमें भी था। और उसके बाद जाकर के ताप विलोम की दशाएं, कैसे टेम्परेचर में अंतर आता है, ये सारी चीजें। वायुदाब पेटी, ठीक है, प्रेशर बेल्ट कॉमन है।
पवन भी कॉमन है, वायु दाब पेटियों का खिसकाव और उसका प्रभाव वहां पे भी डिटेल में मैं करवाऊंगा, ठीक है। आर्द्रता एवं वर्षण ये भी कॉमन है। बादलों के प्रकार जो है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, ये पीजीटी में जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे कि कुमुलो निम्बस कौन सी होती है, उसके बाद स्टेटस कुमुलस कौन कौन सी होती है, अलग अलग प्रकार के जो बादल बनते हैं उन बादलों के प्रकार की हम लोग बात करेंगे। चक्रवात जो है वो कॉमन है आपका टीजीटी और पीजीटी में भी वही है जो टीजीटी में है। और उसके बाद इससे रिलेटेड मौसम पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये भी। कोपेन और थार्नवेट वहां पे भी है, जलवायु का प्रकार लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम ही लिख दिया है, तो वहां पे नाम नहीं लिखा है तब भी कोपेन और थार्नवेट ही पढ़ना है हमें, और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तब भी हमें कोपेन और थार्नवेट, क्योंकि विश्व में जलवायु का जो वर्गीकरण है उसमें दो विद्वान जो है कोपेन और थार्नवेट है जो हमें पढ़ने होते हैं। आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़े होंगे, कॉलेज में भी पढ़े होंगे और आप लोगों ने आंसर भी लिखा होगा, ठीक है। आगे चलिए, उसके बाद जलमंडल की बात कर ले, हाइड्रोस्फेयर की बात कर ले, तो जल मंडल की बात कर ले तो इसमें जल का, सागरीय जल का तापमान वहां पे भी आपको पढ़ना था, यहाँ पे भी पढ़ना है। लवणता वहां पे भी पढ़ना था, टीजीटी में भी, यहाँ पे भी पढ़ना है। टीजीटी में धारा भी थी, पीजीटी में भी सागरीय धारा है। ज्वार भाटा वहां पे भी है, ज्वार भाटा यहाँ पे भी है। महासागरीय निक्षेप जो है वो टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में है, ठीक है। यही चीजें हैं, थोड़ा स्मार्ट तैयारी कि हम लोग क्लास में जब खुद से करते हैं तो कुछ भी पढ़ जाते हैं, जबकि आपको क्या करना है कि आपके जो सिलेबस में है वही चीजें पढ़नी है। जैसा मैंने पहले भी बार बार कहा है कि आपके ग्रेजुएशन या एमए के सिलेबस में जितनी चीजें हैं वो पूरी चीजें नहीं पढ़नी है, बल्कि उसमें से सेलेक्टिव चीजों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। इसमें एक चीज और जोड़ दिया है, महासागरीय निक्षेप, ओशेनिक डिपॉजिट। महासागर के अंदर जो कीचड़ पाई जाती है, अलग अलग परतें होती है, अलग अलग प्रकार होती है, ओशियनिक डिपॉजिट कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ना है उसको। फिर उसके बाद प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड के बारे में, ये प्रवाल कैसे बनती है, इनका कैसे उत्पत्ति होती है, इनका विश्व में प्रवालों का वितरण कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे भारत में भी लक्षद्वीप में मिलती है। उसके बाद पर्यावरणीय महत्व यानी पर्यावरण के दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है। और पिछले दिनों कोरल ब्लीचिंग की घटना बढ़ी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक तापन की वजह से, जो अच्छा प्रीति, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, पर्यावरणीय महत्व यानी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरल क्यों जरूरी है। इसी में पूछ देता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, कौन से देश के किनारे पे है, कितने प्रकार का प्रवाल बनता है, प्रवाल को लेकर के क्या क्या वो होती है, ठीक है, प्रवाल पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसको हम लोग प्रवाल विरंजन या ये कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। बायोस्फीयर या जैव मंडल में हमें क्या पढ़ना है, तो वनस्पतियों के प्रकार पढ़नी है, ये आपका टीजीटी के साथ कॉमन होगा। सदाबहार वन का पर्यावरणीय महत्व, ये उसमें भी हम लोग करेंगे। सदाबहार कहने का मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील के अमेजन में और अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी में यहीं से प्राप्त होता है। तो इसका पर्यावरण पे क्या महत्व है, पर्यावरण को लेकर के ये जानना है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में जानना है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। निर्वनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उससे क्या क्या समस्या आ रही है, और वनों को संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संरक्षित, और क्या क्या उपाय किए गए हैं। यानी इसमें थोड़ा पर्यावरण वाला भाग जो है वो थोड़ा जोड़ दिया है, जो आपके टीजीटी में नहीं था। बिल्कुल बात कर रहे हैं प्रीति, हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजें लेके फिर से आए हैं। मैं दूसरे बैचेस में बिजी था ऑफलाइन क्लासेस में। चलिए मानव भूगोल की बात कर ले तो मानव पर्यावरण का संबंध क्या है, ये उसमें भी है, कॉमन है। अब इसमें दो तीन चीजें जोड़ दिया, देखिए हिस्ट्री वाला उठा करके, पूरा पाषाण यानी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल, जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यहाँ ज्योग्राफी में इसको जोड़ दिया है कि इस काल में मनुष्य का विकास कैसे हुआ। चूंकि ह्यूमन ज्योग्राफी है तो ये टॉपिक हिस्ट्री में भी है और यहाँ पे इन्होंने ज्योग्राफी में भी जोड़ दिया इसको, तो ये एक अलग हो जाएगा टीजीटी से। मानव पर्यावरण का अंतर संबंध वो तो है ही, उसमें टीजीटी में भी है, उसको पढ़ना ही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे नहीं था, सूचना क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवॉल्यूशन आई है उसको पीजीटी में जोड़ दिया गया है। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे एक मॉडल जोड़ दिया, जनांकीय संक्रमण मॉडल इसको कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ठीक है। तो ये एक नया जोड़ दिया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इस पे। उसके बाद जाकर के नोटिस 3 का, फिर आर्थिक भूगोल की बात करें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, ठीक है, रिसोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन। उसके बाद जाकर के
डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन के बाद जाकर के बात करें तो संसाधन के संरक्षण यानी कंजर्वेशन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, संसाधनों के प्रकार, खनिज संसाधन, अन्य संसाधन, उसके बाद जाकर के ह्यूमन रिसोर्सेस, फिर जाकर के कृषि वाला लगभग कॉमन ही है कि कौन कौन से कृषि प्रदेश है, कहाँ कहाँ पे कृषि प्रदेश। अभी मैं देख रहा था तो पीजीटी में स्पष्ट रूप से कई बार व्हिटलसी के कृषि वर्गीकरण पूछे गए कि व्हिटलसी ने विश्व में कृषि को प्रदेशों को कितने भाग में बांटा, कौन से कृषि प्रदेश की क्या विशेषता है, किसने इनमें से कौन सा व्हिटलसी के कृषि प्रदेश में शामिल नहीं है। कृषि प्रदेश से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजीटी वाले में, ठीक है। उसके बाद जाकर के उद्योगों का वितरण अगर बात करें तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा पीजीटी में बढ़ा दिया है, जैसे न्यूनतम लागत सिद्धांत है, ठीक है, ये औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, वेबर का नाम नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन यहाँ पे वेबर का ही ये मॉडल है जिसको उन्होंने दे दिया है, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पीजीटी में थोड़ा बढ़ जाएगा आपका मार्केट, एक मिनट, ठीक है, मैं किसी को रिप्लाई कर रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, आगे उसके बाद जाकर के बाजार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, ये पीजीटी में नहीं था, टीजीटी में नहीं था, पीजीटी में जोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद जाकर के ट्रेड रूट, अंतरराष्ट्रीय परिवहन मार्ग, तो वही वाला होगा, वायु पतन, एयरपोर्ट्स जोड़ दिए जो आप वाले में नहीं था। आप वाले में, टीजीटी वाले में जो था बंदरगाह यानी पत्तन जो है वो था, लेकिन वायु पतन जिसको कहते हैं हम लोग, बंदरगाह तो था उसमें लेकिन वायु पतन यानी एयरपोर्ट्स नहीं था। तो पीजीटी वाले में आपको वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे पीजीटी वाले स्टूडेंट्स अब जाकर के देखिए प्रादेशिक भूगोल, ये एक अलग सेक्शन जोड़ दिया, रीजनल ज्योग्राफी, जो कि आपके टीजीटी में नहीं है। रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रादेशिक भूगोल, किसी खास प्रदेश के बारे में, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या जलवायु दशा है, प्रादेशिक ढंग से इसको पढ़ेंगे। जैसे कि आम्ल अमेरिका यानी, ठीक है, एंग्लो जो अमेरिका क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। आंग्ल अमेरिका में कौन कौन आ जाएंगे, तो आपका कनाडा बेसिकली और यूएसए वाला क्षेत्र आ जाएगा। यूरोप का रीजनल ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, रूस का रीजनल ज्योग्राफी पढ़नी है, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ चाइना यानी चीन का क्षेत्रीय भूगोल, जापान का क्षेत्रीय भूगोल, और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी जो आसियान देश है, साउथ ईस्ट एशिया, उसका जो रीजनल ज्योग्राफी है, क्षेत्रीय भूगोल है, वो आपका शामिल कर लिया गया है प्रादेशिक भूगोल को पीजीटी वाले में। अब भारत का भूगोल की बात कर ले तो इसकी क्या स्थिति होगी, तो भारत के भूगोल में भारत का प्राकृतिक स्वरूप यानी कि उसमें लोकेशन वगैरह सब नहीं पढ़नी है, वो टीजीटी में पढ़ना है। इसमें सीधे सीधे उच्चावच पढ़नी है, यानी भारत का प्राकृतिक स्वरूप यानी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, इन सब के बारे में एक आगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो भारत का प्राकृतिक स्वरूप यानी उच्चावच या रिलीफ फीचर की बात करें तो माउंटेन, प्लेन, प्लेटू यानी पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप और तटीय मैदान में भारत को बांटा जाता है, राइट। तो भारत का जो वो होगा प्रादेशिक प्राकृतिक स्वरूप का मतलब हो जाएगा कि भारत को अलग अलग प्राकृतिक स्वरूप में बांटना। गुड आफ्टरनून मुनीश कुमार जी। उसके बाद जल प्रवाह यानी सीधे सीधे नदियों के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में, मानसून भी पढ़नी ही है, इसमें पीजीटी है तो स्वाभाविक रूप से मानसून से क्वेश्चन आएंगे, नेचुरल वेजिटेशन यानी वनस्पति से आएंगे। उसके बाद मिट्टी का अंतरराज्यीय, गलत लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा सा सिलेबस में मिसप्रिंट है, टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़नी है, मिट्टी के प्रकार और उनका वितरण पढ़ना है आपको। एल नीनो और ला नीनो जो है ये एक समुद्री धारा है जो भारतीय मानसून पे प्रभाव डालती है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको जोड़ दिया है। आप लोग पढ़ेंगे पीजीटी वाले, मैं अच्छे से इसको समझा के पढ़ा दूंगा। एल नीनो का क्या इम्पैक्ट है, लानीना का क्या इम्पैक्ट है, कहाँ आती है, कैसे हिंद महासागर के प्रेशर को कम कर देती है जिससे हमारा मानसून कमजोर हो जाता है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट है जिसको हमें जानना है। सूखा एवं बाढ़ कहने का मतलब ड्रॉट एंड फ्लड कहाँ कहाँ पे भारत
भारत में बाढ़ आती है, इनके क्या क्या कारण है, रोकथाम के क्या क्या उपाय है, सरकार द्वारा अभी तक क्या क्या किया गया है, इनके कौन कौन से प्राकृतिक कारण होते हैं, कौन कौन से मानवीय कारण होते हैं, ठीक है, बाढ़ और सूखा के, ये सारी चीज़ें, खनिज और ऊर्जा संसाधन की क्या स्थिति है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। भारत में सिंचाई को लेकर के जानेंगे कि क्या स्थिति है, कितने प्रकार से सिंचाई होती है, सिंचाई का कौन सी प्रणाली सिंचाई की कहाँ पे अधिक लोकप्रिय है, कौन कौन से मेथड है, सरकार ने सिंचाई के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं अभी तक, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना जो कि कॉमन है, आपको पता है टीजीटी के साथ, कृषि की बात कर ले तो कृषि भी इसमें कॉमन है, जो कि वहां पे है वो यहाँ पे है, उद्योग भी दोनों में कॉमन है, बस औद्योगिक नीति यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि आपकी टीजीटी में नहीं था। तो हम लोग जितने भी अभी तक भारत ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है, मेक इन इंडिया तक का, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत तक का, 1948 के औद्योगिक नीति से लेकर के आत्मनिर्भर भारत तक जितने हमारी औद्योगिक नीति है, मेक इन इंडिया तक, सबको हम लोग डिटेल में यहाँ पे करेंगे, 4-5 लाइन सबके बारे में। फिर विभिन्न प्रकार की उद्योग है, उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जनसंख्या की वृद्धि की क्या स्थिति है, वितरण क्या है, उनके बारे में भी जानेंगे, और उनका क्या प्रादेशिक स्वरूप है, इनके बारे में जानेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है आपका सिलेबस, ठीक है, जो सिलेबस डिस्कशन था, आपको पता है कि इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। कल से हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेंगे, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार वैसे स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं जस्ट, उन लोगों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो आपका बैच है, ठीक है, ये आपका जो बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगी, जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी दोनों स्टूडेंट को साथ में पढ़ाए जाएंगे। जो पीजीटी वाला होगा उनका जो क्लास प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा वो होगा 160 आवर के आसपास, 160 घंटे लगभग, ठीक है, 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है। और जो टीजीटी वाले होंगे उनका होगा 120 आवर्स का क्लास ड्यूरेशन। जो फी रखी गई है, डेली 2 घंटे की क्लास चलेगी, 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे, 3 महीने से कम में भी हो जाएगा, बीच में अगर फेस्टिवल्स वगैरह सब ज़्यादा नहीं है, छुट्टियाँ, तो लगभग हो जाएगी। अभी जो शुरुआती फी है वो 6000 रखा गया, डिस्काउंट भी चल रहा है, देख लीजिए आप लोग बात करके कि कितना डिस्काउंट इसमें चल रहा है। 50% डिस्काउंट है, और कब तक है ये पता कर लीजिए आप लोग। और 5000 टीजीटी का रखा गया, इसमें भी 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप लोग पता कर लीजिए कि कब तक डिस्काउंट है। ये जो आप फी पे करेंगे टीजीटी के लिए 5000 और पीजीटी के लिए 6000, ठीक है, एक तो डिस्काउंट भी है और दूसरा इसमें जीएसटी जो है वह संस्थान अपने तरफ से पे करे, यानी इंक्लूडिंग जीएसटी आपका ये क्या कहते हैं उसको, आपका ये जो कोर्स है इसमें जीएसटी भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे चर्चा की। बाकी कल से हम लोग कुछ दिन तक, अगले कुछ दिन तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ले लेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम लोग जो जुलाई का पहला सप्ताह है उससे हम लोग टॉपिक के साथ आ जाएंगे, और शुरुआत की कुछ क्लासेस फ्री रखी जाएगी टॉपिक के साथ भी, ताकि आप टॉपिक को पढ़ें, समझें और देखें कि किस प्रकार से आपको उस टॉपिक से को डील करना है, हैंडल करनी है, और कैसे आपको अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाना है। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल के क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी समय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।